दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सावलिया क्लासेज। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 गणित की पहली प्रश्नावली। इसमें अपन ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। सिंपल से आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा लघुत्तम और महत्तम समापत्ति कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं जो पहली प्रश्नावली है उसके सवालों को इसमें अपन करते हैं। पहली प्रश्नावली है आपके वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या होती है। उसी प्रकार होती है एक होती है विषम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें तीन का पूरा पूरा भाग जाता है वो होती है विषम संख्या। तो सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद रखनी है। एक आती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। वे संख्या है जिसमें या तो उसी संख्या का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे अपन बात करें 1 से लेकर 100 तक, तो कुल 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या, जैसे 5 है, 7 है, ये 3 है, ये सारी अभाज्य संख्या है। इसमें केवल 3 है तो 3 का ही भाग जाएगा, 5 है तो 5 का ही भाग जाएगा, 7 है तो 7 का ही भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। ये संख्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट एक आती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या जिनको P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, उन संख्याओं को कहते हैं अपन परिमेय संख्या है। और एक आती है अपरिमेय संख्या, जिनको P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, उनको कहते हैं अपन अपरिमेय संख्या। तो ये सामान्य संख्याओं की जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अपन इसके सवाल करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, ऐसा सवाल आपको बोर्ड में पूछता है। तो सिंपल है, इस प्रश्नावली में से एक या दो सवाल आपको एग्जाम में हर साल पूछते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने। यानी आपको 1.1 का पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड करने इन संख्याओं के। अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है। पहले सवाल का पहला मैं बता रहा हूं आपको। सवाल दे रखा आपको 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड सिंपल सी बात है, इसमें किसका भाग जा रहा है उस संख्या का आप भाग बताओ। तो इसमें देखना आप कई का अंक क्या है, 0 है, तो 0 या सम हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो पहले आपको छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना। इसमें भाग लगाओ 2 का भाग 140 में देखिए कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा। फिर 70 में भी इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो इसमें भी वापस 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। अब 35 में 2 का भाग नहीं जाता है, और 3 का देखो 5 और 3 8 वाली संख्याओं के अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। लेकिन 35 5 और 3 8 और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भाग देंगे अपन 5 का। 5 का भाग 35 में दिया, कितनी बार गया, 7 बार। और फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसको अपन लिखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 को घात के रूप में लिखो, तो 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछे कि 140 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो कितने हो रहे, 1 2 3 4 हो रहे, तो वहां पर आपका 4 ऑप्शन नंबर पहले पिछली बार ऐसा सवाल आपको पूछा गया था। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। पहले का दूसरा सवाल दे रखा आपको 156। इसके क्या करने, आपको अभाज्य गुणनखंड करने। वही अभाज्य गुणनखंड, इकाई का अंक देखो सम है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है जो सम संख्या है, तो इसमें पूरी में 2 का भाग जाएगा, पूरी संख्या में 2 का भाग दो। 15 में 2 का भाग दिया, 7 बार क्या 14, 1 बचा, ये 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8। फिर आ जाएगा 78, इसमें 2 का भाग देंगे अपन, 7 में 3 बार 6, 1 बचा, इधर 18 हो गया, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। ठीक है। अब 39 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाता है क्या, 9 और 3 कितने हो रहे, 12 में 3 का भाग जाएगा, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग तो 39 में कितनी बार जाएगा, 13 बार। और फिर 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसको भी अपन घात के रूप में लिखे, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 1.1 का जो पहला सवाल बताया मैंने आपको, और पहले का दूसरा भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन इसका तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा थोड़ा
कठिन है तो देख लेते हैं उसको भी। कठिन तो क्या, थोड़ी संख्या बड़ी है, आप आसानी से कर लोगे। तीसरा जो संख्या दे रखी है आपको 3825, 3825, इसके क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें देखो किसका भाग जाएगा, तो अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 का जाएगा। लेकिन इकाई का अंक सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो एक बार देखिए उसमें 3 का भाग जाता है नहीं जाता, तो उसके लिए अपन इसके अंकों का योग करें। अंकों का योग करो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 आ रहा है, इसका मतलब 18 में 3 का भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या में अपन 3 का भाग देंगे। पहले अपन छोटी संख्या का देंगे, 3 का देंगे। आप ऐसा नहीं पहली संख्या 5 दिख रही तो 5 का भाग दे दो, पहले 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देके देखो, तो 3 का दो, 3 एकम 3, 3 का भाग 8 में दिया, 3 2 6, 2 बच्चे 22 हो गए, 3 7 21, 15 हो गए, 3 पंजो 15, ठीक। फिर वापस इसमें 7 5 12, 13 और 2 15, वापस 3 का भाग जाएगा, तो 3 का दो, 3 चौक 12, 7 बचे 3 2 6, 3 पंजो 15। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 अंकों का योग 11 है, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो इसमें 5 का भाग, 5 का दो 42, 425 है, 42 में दिया 8 बार 40, 2 बचे 25 हो गए, 5 5 25, वापस 5 का भाग देंगे इसमें, 5 एकम 5, 3 बचे 5 7 35, और 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का भाग देंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये आपके क्या है, अभाज्य गुणनखंड आंसर है। तो ये थोड़ी संख्या बड़ी है तो इसको इंपोर्टेंट मान लेना, ये एग्जाम में ये सवाल आपको पूछ सकता है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका चौथा सवाल करते हैं, ये तो तीसरा सवाल था, अब इसका चौथा सवाल करते हैं। पहले का चौथा सवाल, पहले का चौथा सवाल था आपका 5005, 5005, इसके क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो अब इसमें देखो इकाई का अंक समय ही नहीं, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग करें, 5 और 5 10 हो रहे, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। अब देखो इकाई का अंक 5 है, तो 5 है तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग दे दो इसमें, 5 एकम 5, 0 और 0 और ये 5 एकम 5, कितने आ गए, 1001 आ गए। अब 1001 में किसका भाग जाएगा, 1001 में भाग देंगे अपन, इकाई का अंक 1 है तो 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 1 और 1 2 हो रहे तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें भाग देंगे अपन 7 का, 7 का भाग दो, कितनी बार गया, 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, 2 बचे 7 3 21, 143, 143 में भाग देते हैं, किसका देते हैं, देखो इनका सम और विषम अंकों का अंतर देखो, 3 और 1 4 हो रहे, और ये तो विषम और सम अंक आ रहा है 4, 4 माइनस 4 0, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, तो 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 3 बचे 11 3 33, 13 आ गए, और फिर 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका पहले का जो चौथा सवाल था 5005, इसका क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। अब पहले का लास्ट सवाल है 5वां सवाल, इसका 5वां सवाल, 5वां सवाल ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको मिटा रहा हूं। अब इसका 5वां सवाल बताता हूँ, पहले का 5वां सवाल। पहले का जो 5वां सवाल है, संख्या है आपकी 7429, 7429, इसका क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका, तो इसमें भाग देंगे अपन 9 और 2, इकाई का अंक समय ही नहीं तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 का भी इसमें नहीं जाएगा। 5 का भाग भी, इकाई का अंक 5 नहीं है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब इसमें भाग देंगे अपन 17 का, किसका देंगे, 17 का, 17 का भाग देंगे इसमें, तो 17 का भाग जाएगा इसमें 4 3 7, 437 बार, ठीक है। अब 437 में भाग जाएगा 19 का, 19 का भाग देंगे इसमें, और हो जाएगा 23 बार, ठीक है। और फिर 23 में 23 का भाग ही जाएगा 1 बार, ठीक है। तीनों ही अभाज्य संख्या है। ये सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसमें 17 19 और 23 का भाग जाएगा, 2 3 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपके आंसर है इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ये था आपने प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल था, अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया, लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट आगे दूसरा सवाल करते हैं। इसका दूसरा सवाल आपको क्या करना है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। इसका दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है
कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों का महत्तम समापत्ति यानी एचसीएफ ज्ञात करना है और लघुत्तम समापत्ति एलसीएम ज्ञात करना तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। यानी आपको दूसरे का जो पहला सवाल दे रखा है और सवाल दे रखा है आपको 26 व इक्राम। इसमें क्या करना है आपको, एक तो इसका ज्ञात करना एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ बोले तो महत्तम समापत्ति, ठीक है, महसब, और इसी का ज्ञात करना आपको एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति। अब जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उन दोनों का गुणा एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो भी इनका लघुत्तम और महत्तम समापत्ति आएगा उन दोनों का गुणा इन संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होगा। 26 इंटू 91 के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए, ये सत्यापित करना है। तो इनका अपन ज्ञात करते हैं एचसीएफ ज्ञात करना आपको, तो ये तो लिखा 26 और ये लिखा 91। क्या ज्ञात करना है इसका अपन एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ यानी महत्तम समापत्ति अलग अलग इनका अभाज्य गुणनफल करते हैं 26 और 91 का। 26 में भाग देंगे अपन 2 का, कितनी बार गया 13 बार। 13 में 13 का भाग देंगे अपन, कितनी बार गया 1 बार, ठीक है। उसके बाद 91 में भाग देंगे अपन, इसको मिटा देते हैं, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। 91 में भाग दो, 91 में किसका भाग जाएगा, 91 में देखो इकाई का अंक 1 आ रहा है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा फिर 91 में भाग जाएगा आपका 7 का भाग जाएगा, 7 का कितनी बार जाएगा 13 7 91, और 13 में किसका भाग जाएगा 13 का 1 बार, ठीक है। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ये लिखा मैंने 26 और 26 के जो भी अभाज्य गुणनफल थे इसको इधर लिख दिया 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 के अभाज्य गुणनफल करो तो 7 इंटू 13, 13 7 91। नेक्स्ट, अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो इसका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 13। एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब इनका क्या ज्ञात करना है अपन को, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एलसीएम कैसे करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं, तो एलसीएम ज्ञात करो इधर। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कर रहे हैं अपन 26 और 91 का, 26 कोमा 91 इनका एलसीएम ज्ञात करो। अब देखो 2 का भाग देंगे इसमें, 26 में 13 बार और 91 में भाग नहीं जाता है, तो 91 का 91 लिख देंगे। अब 7 का भाग दूंगा, 13 में दिया, 13 में जाता ही नहीं, 13 13 लिख दिया, और 91 में भाग जाएगा 7 का 13 बार, और फिर भाग जाएगा 13 का, इसमें भी 1 आ जाएगा, इसमें भी 1 आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनको गुणा करो, 7 में 14 और 13 को गुणा करेंगे अपन, तो ये 14 इंटू 13 आ जाएगा 182। कितना आ गया 182, ठीक है। अब अपन को क्या करना है 182 और इधर 13, इन दोनों का गुणा करेंगे 26 और 91 के गुणा के बराबर आएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ, ठीक है। तो दो संख्या कौन कौन सी थी, एक तो 26 इंटू 91 बराबर इधर क्या है आपका 13 इंटू 182, ठीक है। अगर मैं इसके भी अभाज्य गुणन करूँ तो 182 में 2 का भाग दो, 182 में 2 का भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 91, और इधर 13 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 26 इंटू 91 इधर भी आ गया, और ये 26 इंटू 91 इधर भी आ गया। आप चाहो तो दोनों का गुणा भी कर सकते हो, 26 और 91, इधर 13 और 182 की जो गुणा करोगे वो आंसर आपके दोनों के सेम आएंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों के एचसीएफ ज्ञात करने, आपको एलसीएम ज्ञात करने, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों सत्यापित हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन ने 1.1 के अधिकतर सवाल देखे, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नए वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू।